हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12th मैथमेटिक्स। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग, है ना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अधिकतर बच्चों को बहुत ज़्यादा ये टफ लगता है, पता नहीं क्यों। ठीक है ना। तो इसे हम बहुत ही आसान तरीके से लेते हुए चलेंगे। आपको भी पढ़ना है और 50% आसान मैं इसे बनाऊंगा आपके लिए और 50% आसान आप इसको खुद बनाओगे अपने लिए। ठीक है ना। फॉर्मूलेज याद करके जितने भी कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से समझते हुए चलना है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतना अच्छा आपको आएगा। ठीक है ना। और बारीकी से करते हुए चलेंगे, हर पॉइंट को, हर बात को नोट करते हुए चलेंगे, हर फॉर्मूले को याद करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो बहुत ही ईजी और बहुत सरल बन जाएगा ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो हमारे क्लास 9-10 से हैं, उन्हें हम बोर्ड पे लिखेंगे। अभी आप उनको कॉपी कर लेना, वो अप्लाई होंगे क्वेश्चनों में। ठीक है ना। देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। तो जो बेसिक फार्मूले हैं वो अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप उनको कॉपी कर लेंगे और उनको याद भी करेंगे। ठीक है ना। सो हमने यहाँ कुछ बेसिक फार्मूले लिखे हैं अभी क्लास 9-10 से। आपको वैसे तो याद होंगे, अगर याद नहीं है तो इनको आप नोट करेंगे अच्छे से और उनको याद भी करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अप्लाई होंगे ये, जो हम एक्सरसाइज 8.1 में करेंगे उसमें अप्लाई होंगे ये। तो तब समझेंगे किस तरीके से हमको अप्लाई करना है, पर हमें अभी ये याद होने ज़रूरी है। ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.1 के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं आपके लिए। तो फर्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको याद ही होगा, सरकमफेरेंस 2 पाई आर हो जाता है इसका। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मान लो कि देखो ये कोई क्यूब है आपके पास और इस क्यूब में जो साइड है वो क्या है, ए। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। ये जो साइड्स हैं इसकी, ये क्या है बेटा, ए। तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, a⁴। ठीक है ना। और टोटल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a²। बात क्लियर हुई। या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोला। गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो याद हो जाना ही चाहिए इस तरह से। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन में समझते हैं कि लेट्स, ये कोन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी इसकी रेडियस और ये हो जाएगी इसकी एच, हाइट। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो उसी तरह से फॉर्मूला नंबर 5 है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर मान लो कि ये आपका सिलेंडर हो जाएगा इस तरह से। तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी आर और ये उसकी एच हो जाएगी हाइट। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच एंड टोटल सरफेस एरिया है इसका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले कुछ बेसिक फॉर्मूले है एक्सरसाइज 8.1 के लिए जो हमें अच्छे से याद होने जरूरी है। क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे हम इनको बारी बारी से। ठीक है ना। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वान्टिटीज़। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वान्टिटीज़ या राशियों में परिवर्तन की दर। अब देखो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ना। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, तो इसमें कहीं ना कहीं डेरिवेटिव आना चाहिए। तो डेरिवेटिव से ही स्टार्ट करते हैं कि फिर उसके बाद हम आते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ पर। कि डेरिवेटिव क्या है हमारा, dy/dx। ठीक है ना। dy/dx। और dy/dx का हमने कई सारे मतलब समझे थे। हमने समझा था कि dy/dx को हम स्लोप कहते हैं। ठीक है ना। स्लोप कहते हैं हम इसको, f' कहते हैं। ठीक है ना। हम इसको y1 कहते हैं। तो कई सारे हमने इसके नोटेशंस भी दिए थे जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो dy/dx बेसिकली हम स्लोप को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ अलग है। वहाँ पर भी मीनिंग हमारा यही था जो हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो dy/dx को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज के थ्रू क्या कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। ठीक है ना। क्या कहा हमने इसको, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। कि भैया x के चेंज होने पर y में कितना चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। बात क्लियर हुई। तो ये हमारा dy/dx का मीनिंग था और इसी को हमने समझा था स्लोप। कि भैया क्या कहा था हमने कि अगर ये आपके पास कोई लाइन है इस तरीके से, या फिर आप लाइन को इस तरीके से ना बनाते हुए इस तरीके से बनाओगे, ये लाइन है, तो इसमें स्लोप क्या होगा। और स्लोप क्या होता है भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से जो एंगल मेड होता है उसका tan क्या होता है भाई, स्लोप होता है।
ठीक है ना। तो वही हमने समझा था कि अगर x में इतना बढ़ेगा तो y में कितना चेंज आएगा। अगर मान लो कि x मेरा ये था x1 तो y में मुझे y1 मिला। अगर मैंने कहा कि x में मैं और चेंज कर दूं, मैं इसको x2 कर दूं, तो y में कितना चेंज हो जाएगा, वही हमारा क्या था स्लोप, और उसी को हमने कहा था m = tan थीटा, या फिर हमने कहा था उसको dy/dx। बात क्लियर हुई। तो थ्योरेटिकली भी इमेज को समझे तो क्या है हमारे पास, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि y x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, कि x कितना चेंज होगा तो y में क्या चेंज आएगा। अगर x में हम चेंज करेंगे कुछ तो y में क्या चेंज आएगा, वही हमने समझा dy/dx से। उसी को हमने क्या कहा था, स्लोप कहा था। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर क्या होती है, एक स्लोप, ढाल होती है। बात क्लियर हुई। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ की। तो क्वांटिटीज़ क्या हो गई, आपके समझ में आ रहा होगा कि हमने वॉल्यूम पढ़ा, स्पेयर पढ़ा, ठीक है ना, स्पेयर का वॉल्यूम पढ़ा हमने, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा हमने। तो इसका मतलब क्या कि हमें क्वांटिटीज़ मिलने वाली हैं, आयतन, क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारी क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। तो इनमें कैसे क्या चेंज होगा वो हम समझ रहे हैं। मान लो कि एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस हो जाएगा r। बात क्लियर हुई। सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल अगर मैं यहाँ लिखूँ एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है हो जाएगा πr²। बात क्लियर हुई। तो ये हमारा आ गया एरिया πr²। तो इसमें क्वांटिटीज़ क्या हो गई, या इसमें जो राशि है वो क्या हो गई, राशि क्या हो गई भाई, क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है ना। तो इसमें परिवर्तन क्या होगा, और परिवर्तन करना है इसके अंदर, लेकिन किसके सापेक्ष होगा वो हमें समझना है। देखो, अगर मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने रेडियस को और थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है ना, मैंने कहा ये r1 है और ये r2 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें मैंने चेंज कर दिया कि भाई मैंने r1 को r2 कर दिया, तो एरिया क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा ना एरिया। भाई अगर हमने रेडियस में कुछ परिवर्तन किया है, रेडियस को बढ़ाया है, तो क्षेत्रफल भी क्या होगा उसका, बढ़ जाएगा। तो उसी चीज़ को हम यहाँ कैसे लिखेंगे, किस चीज़ से लिखना है हमें, dy/dx से लिखना है भाई, ठीक है ना। तो एरिया में चेंज हो रहा है, लेकिन किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेडियस जब चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा। बाकी सब चीज़ें देखो, पाई तो कांस्टेंट है इसके अंदर, पाई क्या है, कांस्टेंट। तो इसके चेंज होने पर ये तो चेंज होगा ही नहीं। चेंज क्या हो सकता है, केवल रेडियस। तो रेडियस के चेंज होने पर एरिया में क्या चेंज आ रहा है वो हमें कैसे लिखना है यहाँ पर, वो हम समझ रहे हैं कि अच्छा चेंज को आप पता है कि डेल्टा से लिखते हो आप, ठीक है ना, आपने लिखा होगा फिजिक्स में डेल्टा। वैसे आपने फिजिक्स का एप्लीकेशन नहीं है, आपकी फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ लेकर आए हम चेंज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमने समझा dy/dx से, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है ना, कि रेडियस में चेंज आने पर उसके क्षेत्रफल में कितना चेंज आएगा वो हमें समझना है। तो उसे हम लिखेंगे dA/dr से। बात क्लियर हुई। dA/dr क्या हो गया भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। बात क्लियर हुई। तो ये क्वांटिटीज़ में चेंज आएगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ हमें ये निकालनी है dA/dr, और किस तरीके से निकालेंगे वो हम क्वेश्चन में समझेंगे। पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात, अच्छा एक बात बताओ सर कि इसका जो एरिया था वो तो रेडियस के चेंज होने पर हमें मिल रहा था। यहाँ पर एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस। भाई रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, रेडियस घटेगा तो एरिया भी घटेगा। बात क्लियर हो रही है। ये तो सर हमारे समझ में आ गया, लेकिन रेडियस क्यों चेंज हो रहा है, रेडियस भी किसी चीज़ के साथ चेंज हो रहा होगा ना, ठीक है ना। भाई कोई भी चीज़ समय के अनुसार समय बदलाव आता है, समझ में आया कुछ, ठीक है ना। तो हमने कहा कि एरिया चेंज हो रहा है रेडियस के चेंज होने पर, तो सर रेडियस किसके चेंज होने पर चेंज हो रहा है, टाइम, ठीक है ना। अगर हमने कहा कि dr/dt, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर रेडियस चेंज हो रहा है समय के अनुसार,
ठीक है ना। यहाँ पर क्षेत्रफल किसके अनुसार चेंज हो रहा है, रेडियस के अनुसार, क्षेत्रफल त्रिज्या के अनुसार, ठीक है ना, चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, ये हमने समझा। और यहाँ पर जो रेडियस चेंज हो रही थी वो किसके अनुसार चेंज हो रही थी, समय के अनुसार। बात क्लियर हुई। तो ये भी एक क्वांटिटी हुई, ठीक है ना, कि रेडियस चेंज हो रहा है किसके अनुसार, समय के अनुसार, तो ये भी एक क्वांटिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ में आएगा ये भी। और ये तो एरिया है ही रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के अंदर। बात क्लियर हुई। तो डी ए अपॉन डी आर हमने निकाला, डी ए अपॉन डी आर, ठीक है ना। इसको हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। भाई ये बात हमने समझी, ठीक है ना। दूसरी बात हमने क्या समझी भाई, डी आर अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, समय के अनुसार। तो इंसान में भी बदलाव आ जाता है, ये तो रेडियस है। बात की जरूरी। तो ये हमने दो बातें समझी। अब इसके बाद हम कुछ और समझते हैं कि चलो भाई ये तो हमने निकाला, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या निकालना है भाई हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें एरिया जो है वो रेडियस के चेंज होने पर नहीं निकालना है, अब हमें एरिया जो है वो टाइम के चेंज होने पर निकालना है। तो देखो क्या होगा कि हमें निकालना है डी ए अपॉन डी टी। बात क्लियर हो रही है, क्या निकालना हमें, डी ए अपॉन डी टी। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल तो भाई रेडियस के चेंज होने पर ही चेंज होगा, डी ए अपॉन डी आर से ही मिलेगा हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, ये तो इसके अनुसार ही चेंज होगा। लेकिन अभी हमने समझा कि सर जो रेडियस है वो टाइम के अनुसार चेंज हो सकती है। बात क्लियर हुई। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया डी ए अपॉन डी टी कि एरिया तो रेडियस के अनुसार ही चेंज होगा, ठीक है ना, लेकिन जो रेडियस है फर्दर वो किसके साथ चेंज होगी, समय के अनुसार, है ना। समय के टाइम के चेंज होने पर रेडियस चेंज होगा। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से हम निकालेंगे डी ए अपॉन डी टी। अगर हमें निकालना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो हम किस तरह से निकालेंगे कि एरिया तो रेडियस के अनुसार ही चेंज होगा, लेकिन फर्दर रेडियस जो है वो टाइम के अनुसार चेंज हो जाएगी। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी ए अपॉन डी टी। बात क्लियर हुई। तो इतना काम हमें करना है, इतना हमें समझना था अभी के लिए। इसके बाद जो बचा हुआ कंसेप्ट है या जो बची हुई प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही क्लियर हो जाएंगी। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अगर कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हैं, वरना हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपने एक शब्द सुना होगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं तत्कालिक, आप इसे कहो या आप इसे कहो तात्क्षणिक। एक मिनट में लिखता हूँ, तात्क्षणिक, ठीक है ना। आप इसे तात्क्षणिक भी कह सकते हो, आप इसे तत्कालिक भी कह सकते हो, है ना। तो इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या हो गया कि किसी एक क्षण के लिए बात कर रहा है वो। तो इसे हम समझते हैं इस तरीके से कि हमने कहा कि ये एक हमारे पास है सर्कल जिसका रेडियस हो जाएगा आर, तो इसका एरिया है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। हमने बात की रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में कि रेडियस के चेंज होने पर एरिया में चेंज आएगा, यानी कि डी ए अपॉन डी आर हमें मिलेगा, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। बात क्लियर हुई। तो इंस्टेंटेनियस का मीनिंग यहाँ पर क्यों हम ले रहे हैं कि आपको रेडियस फाइंड करना होगा कि रेडियस के चेंज होने पर एरिया में कितना चेंज आया, वो एक क्षण के लिए, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि r इक्वल टू 3 पर मेरा जो एरिया है वो इतना है, तो हमने आपसे पूछा कि जब मेरा रेडियस ये 5 हो जाएगा ना, 5 बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है, 3.1 हुआ, 3.5 हुआ रेडियस, ठीक है ना, बढ़ रहा है, धीरे धीरे रेडियस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक क्षण पे वो आएगा 5। किस पर आएगा, एक क्षण पर। तो उसी एक क्षण को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, है ना, इंस्टेंट, या फिर तत्कालिक का हुआ, या आप उसको कहो तात्क्षणिक। तो जब उसका रेडियस 5 हो जाएगा, एक क्षण के लिए 5 होगा, तो उस रेडियस जब वो 5 हुआ
तब उसमें क्या चेंज आया एरिया में, वो हमें फाइंड करना है। तो dA/dr निकालना पड़ेगा हमें जब r इक्वल टू हो जाएगा 5। बात क्लियर हुई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में यही काम हमें करना है, इंस्टेंटेनियस किसी क्षण के लिए क्या चेंज हो रहा है किसी भी क्वांटिटी में, ठीक है ना, तो किसी भी राशि में, वो हमें फाइंड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, वेयर रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर। तो हम आपके एक्सरसाइज 8.1 के हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल 1 से। तो आपको प्रॉब्लम से 50% जो आपका रह गया है, जो समझ में नहीं आया होगा, वो आपके इन प्रॉब्लम्स को, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तो कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा सॉल्व करने का, ठीक है ना, किन किन शब्दों को हमें क्वेश्चन में पकड़ना है, वो हम यहीं से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट फिर से रीड करेंगे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। उसने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आयतन में परिवर्तन की दर, कह रहा फाइंड, इसका मतलब हमें आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। और आयतन में परिवर्तन की दर को हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, परिवर्तन यानी dy/dx यानी कि dv, आयतन में परिवर्तन की दर। वॉल्यूम, आयतन से हम वॉल्यूम को किससे लिखते हैं, हम v से, वॉल्यूम को हम किससे लिखते हैं, v से, है ना, आयतन, समझ में आ रहा है। तो उसने कहा कि आयतन में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है, तो हमने लिख लिया पहले dv, ठीक है ना, क्योंकि आयतन में परिवर्तन दर हमें ज्ञात करनी है, ऑफ ए स्फीयर, किसी एक गोले का, विद रेस्पेक्ट टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। उसने नेक्स्ट वर्ड हमें जो पकड़ने का है, विद रेस्पेक्ट टू, है ना, किसके सापेक्ष, वो हमें पकड़ना है। तो उसने कहा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया को हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको हम मैथ में किसे डिनोट करेंगे, एस से, सरफेस एरिया को। यानी कि हमें आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो हमें निकालना है dv/dx का वैल्यू के कितना होगा भाई, और ये कब निकालना है, एक क्षण के लिए, इंस्टेंट वैल्यू के लिए। और इंस्टेंट वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर, कि भाई जब रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर, तब उस पॉइंट के लिए हमें फाइंड करना है कि आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये कुछ 2-3 वर्ड्स हैं क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हमें मिलेगा ऐसा, जो हमें पकड़ने हैं, जिनसे हमें जो फाइंड करना है वो एक्चुअल में हमें पता चले कि हमें फाइंड एक्चुअल में करना क्या है। बात क्लियर हुई। तो छोटे छोटे वर्ड्स को अच्छे से ध्यान में समझना है, उनको अच्छे से पकड़ना है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है dv/ds, आयतन में परिवर्तन की दर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो हमें क्वेश्चन में शब्दों को पकड़ना है, शब्दों को पकड़ के उनसे जो बनने वाली इक्वेशंस हैं उन्हें हम लिखनी है। इक्वेशंस अगर हमने लिख ली, उसके बाद में उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। देखते हैं कैसे। शब्दों को पकड़ो पहले। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। इसका मतलब कि उसने कहा कि आयतन में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है, स्फीयर के आयतन में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है उसके सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, है ना। कब, जब उस स्फीयर का रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो एक क्षण के लिए पूछा उसने, इंस्टेंट वैल्यू के लिए बोला कि 2 सेंटीमीटर जब हो जाएगा, तब हमें फाइंड करना है कि वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो कितना होगा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया के सापेक्ष। बात क्लियर हुई। तो पकड़ना क्या था, हमें सॉल्यूशन में लिख लेते हैं उस चीज़ को जो पकड़ रहे हैं, क्योंकि शब्दों को पकड़ के हमें इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहला वर्ड आ गया चेंज ऑफ द वॉल्यूम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। इसका मतलब हमें वॉल्यूम लिखना है स्फीयर का, तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसे हम v से डिनोट करते हैं, हो जाएगा π/3 πr3, सॉरी 4/3 πr3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमने इक्वेशन बनाई। अब देखो यहाँ पर अगर मैं पर्टिकुलर इस लाइन में देखूँ तो जो वॉल्यूम है या जो आयतन है इस स्फीयर का, वो किसके सापेक्ष चेंज हो सकता है, रेडियस के सापेक्ष। तो यहीं पर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, या क्या निकालूंगा मैं, dv/dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो देखो हमें क्या मिलेगा, dv/dr का मतलब हम समझ रहे हैं कि इस इक्वेशन को हमें r के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो सिंपली कितना आ जाएगा, 3 बाहर 4/3 πr², 3 से 3 कैंसिल आउट, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 4 πr²।
dv अपॉन dr, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमने विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकाला, अभी हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। तो हमने आगे चले क्वेश्चन में कह रहा ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो दूसरी क्वेश्चन जो बनने वाली है वो बनेगी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr², है ना। और जिसे हम सरफेस एरिया को किससे डिनोट करेंगे s से, तो क्या मिला हमें 4πr²। अब पर्टिकुलर इस इक्वेशन में भी आपको पता है कि सरफेस एरिया किसके सापेक्ष चेंज हो रहा है भाई, रेडियस के सापेक्ष, तो निकाल दो ds अपॉन dr, क्या मिलेगा 8πr। बात क्लियर हुई, क्या मिलेगा भाई, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 8πr मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो हमारे पास आ गया dv अपॉन dr और एक हमारे पास आ गया ds अपॉन dr, लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, dv अपॉन ds, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। बात क्लियर हुई, तो यहाँ लिख रहे हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया, इसका मतलब हमें क्या लिखना है, इस लैंग्वेज को मैथ में लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे, dv अपॉन ds मिलेगा, है ना। और dv अपॉन ds कैसे फाइंड होगा कि dv अपॉन dr, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप इक्वेशन नंबर सेकंड का डिवाइड कर दो, भाग दे दो। इम्प्लिसिट फंक्शंस में जब हमने डिफरेंशिएट किया था इम्प्लिसिट फंक्शन को, तो हमने वहाँ पर समझा था इस तरीके से हमें dy बाई dx हमें फाइंड करना है। अगर y में हमें कोई इक्वेशन गिवन है जैसे 80², x में हमें कोई इक्वेशन गिवन है 280, तो हमें यहाँ से dy बाई dx फाइंड करना होता था। तो हम कैसे करते थे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है ना। तो वही प्रोसेस जो है डिफरेंशिएशन का इम्प्लिसिट फंक्शन वाला, वही मेथड यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं dv अपॉन ds फाइंड करने के लिए। तो क्या मिलेगा हमें, dv अपॉन dr अपॉन ds अपॉन dr, dv अपॉन dr इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या मिल जाएगा 4πr², एंड ds अपॉन dr इक्वेशन नंबर सेकंड क्या मिल जाएगा 8πr। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 8 2 टाइम्स कैंसिल, r से r कैंसिल, फाइनली मुझे मिल गया r/2, है ना। क्या मिल गया मुझे r/2। तो उसने कहा एक क्षण पर जब r का वैल्यू यानी स्फीयर रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो जाए 2 सेंटीमीटर हो जाए, तब चेंज हमें देखना है। यानी कि dv अपॉन ds हमें फाइंड करना है जब r का वैल्यू कितना हो भाई 2 सेंटीमीटर, और dv अपॉन ds हमारे पास कितना आ गया r/2, यानी r/2 में हमें r के स्थान पर क्या लिखना है 2 लिखना है। तो फाइनली कितना मिला हमें 1 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया कितना मिलेगा भाई हमें 1 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से हमें शब्द पकड़ने हैं, उनसे इक्वेशंस लिखनी है, उस इक्वेशन को किसके सापेक्ष हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रेडियस के सापेक्ष, क्योंकि ये दोनों टर्म तो क्या है कांस्टेंट है। तो जिसके सापेक्ष हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं या जिसके सापेक्ष स्फीयर का वॉल्यूम चेंज होगा उसके सापेक्ष इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी dv अपॉन dr कर देंगे। सेम थिंग हमने दूसरा शब्द पकड़ा सरफेस एरिया वाला, सरफेस एरिया से फिर हमने इक्वेशन बनाई, उसको हमने फिर रेडियस के सापेक्ष क्या किया, चेंज किया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो स्फीयर है वो अभी इस इक्वेशन में जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो किसके सापेक्ष या किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो मैंने उसको कर दिया ds अपॉन dr। बात क्लियर हुई। फिर फाइनली जो हमसे पूछा गया था कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया, तो वो हमने लिखा और वो लिखा dv अपॉन ds, और इस मेथड से हमने उसको फाइंड किया कि dv अपॉन dr अपॉन ds अपॉन dr, ठीक है ना। तो वहाँ से मिल गया हमें r/2। फिर एक क्षण के लिए वो पूछेगा, हमने आपसे बताया था, तो स्फीयर का जब रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो उसमें कितना चेंज होगा वो हमने निकाला और वो हमें कितना मिल गया 1 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई। तो इस तरह यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड, ध्यान समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग इज लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल, है ना। एक 10 मीटर लंबी जो सीढ़ी है वो दीवार पर झुकी हुई है ना। तो वो हम ग्राफ में भी समझेंगे अभी। द बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है ना। तो उसका जो बॉटम है लेडर का, सीढ़ी का, उसको हम ग्राउंड में, है ना, ज़मीन से दीवार की ओर से दूर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है ना। अगे फ्रॉम द वॉल
एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसने कहा 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग जो वर्ड पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है ना। तो एक बार इसको हम थोड़ा सा इस पे बनाते हैं, ग्राफ्स के थ्रू हम इसको समझेंगे कि एक वॉल है हमारे पास ये, और ये इसकी हो गई ज़मीन, ठीक है ना। तो एक लैडर यानी सीढ़ी यहाँ पर इस तरीके से झुकी हुई है, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। इस तरीके से झुकी हुई है भाई, सीढ़ी झुक गई। तो अब इस सीढ़ी को यहाँ से पकड़ के आप इधर की तरफ खींच रहे हो, और उस जो आप खींच रहे हो तो आपके खींचने की दर क्या है भाई, dx/dt इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप इसको दीवार से दूर खींच रहे हो सीढ़ी को। बात क्लियर हुई। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को y मानूं, भाई ये डिस्टेंस क्या होगा, y होगा, और ये डिस्टेंस को x मानूं। अगर ये x माना तभी तो मैंने x में चेंज किससे लिखा, dx/dt से, कि भाई चेंज ही तो हो रहा है। मैं इसको अगर खींच रहा हूँ तो क्या चेंज हो रहा है x में, वो हमने लिखा dx/dt से, और वो हमको गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो वापस समझेंगे कि दीवार के सहारे एक 10 मीटर लंबी इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, 10 मीटर, ठीक है ना। तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस तरीके से झुकी हुई है। फिर आप क्या कर रहे हो कि इसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसको पकड़ के आप इस सीढ़ी को दीवार से दूर खींच रहे हो। तो मतलब आपने खींचा उधर की तरफ, तो उसकी रेट दर हमें दे रखी है ना। कहा ना उसने, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप उसको, या उस दर से आप उसको दीवार से दूर की तरफ खींच रहे हो। तो जो x में चेंज आया समय के अनुसार, यहाँ पर यूनिट पे थोड़ा सा ध्यान दोगे कि मीटर पर सेकंड है, तो यानी कि समय के साथ चेंज हो रहा है। तो हमने लिखा dx/dt के x में टाइम के साथ कितना चेंज हुआ, 1.2 मीटर पर सेकंड, dx/dt से। बात क्लियर हुई। दूसरी बात, फिर उसने पूछा कि भाई जो ऊपर वाला हिस्सा जो दीवार पर टिका हुआ है वो किस दर से नीचे की, अब मैं इसको इधर खींचूंगा तो ये नीचे ही आएगा ना, तो वो किस दर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि dy/dt हमें फाइंड करना है कि y में क्या चेंज आ रहा है जब x में ये चेंज आ रहा होगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है ना। क्या यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, यस है। चलो हमारा काम हो गया। तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, लेट, नाम दे दो इसको OAB, लेट OA इक्वल टू x एंड OB इक्वल टू y। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास। एक सीढ़ी है 10 मीटर लंबी, x में चेंज आ रहा है किस दर से, वो हमारे पास है। तो हमें y में क्या चेंज आएगा वो हमें निकालना होगा। अब क्या आपको ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिससे मेरी इक्वेशन बने, लेकिन इस डायग्राम से मैं इक्वेशन बना सकता हूँ जिसकी हेल्प से हमें dy/dt फाइंड करना होगा, ठीक है ना। और एक क्षण के लिए उसने पूछा है, वो क्षण हमें गिवन है ना, 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, कि भाई ये x है। अब ये पता नहीं है x का वैल्यू कितना है, लेकिन जब ये x 6 मीटर हो जाएगा तो उस समय पे ये कितनी स्पीड से या क्या दर से नीचे की तरफ आ रहा होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हमारे पास एक इक्वेशन बनती है x और y में। हमें इक्वेशन किस में बनानी है, x और y में, क्योंकि x में dx/dt हमें गिवन है, dy/dt हमें पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे, x और y में एक इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा वो कि x² + y² = 10² हमें मिलेगा। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात क्लियर हुई। गिवन क्या है भाई, गिवन है हमारे पास dx/dt = 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास गिवन है भाई। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो हम dy/dt निकालना है हमें, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो लिख रहे हैं डिफ्रेंशिएट, भाई dy/dt फाइंड करना है तो यहाँ इस इक्वेशन से मिलेगा ना। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के सापेक्ष हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो करेंगे क्या हो जाएगा,
2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, चेन रूल लगाया हमने, एक्स स्क्वायर का किया, टी के सापेक्ष 2x हुआ, फिर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस सेम थिंग यहाँ 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बात क्लियर हुई। तो देखो हमारे पास x का वैल्यू है जब x कितना हो 6 मीटर, बात क्लियर हुई। डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास y का वैल्यू नहीं है और डी वाई बाई डी टी नहीं है। तो y का वैल्यू कहाँ से निकालें, अगर हमारे पास x इक्वल टू 6 है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, इट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36, वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 एंड वाई इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, प्लस माइनस 8। तो ऑब्वियसली हम प्लस का 8 लेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी है, वाई एक डिस्टेंस हो गया, तो वाई इक्वल टू 8 मिलेगा हमें। तो क्या लिख रहे हैं, पुट इस इक्वेशन में पुट द वैल्यूज ऑफ x, y and dx upon dt in equation second। तो देखो हमें फाइनली क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास 6, 2 इंटू 6 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास कितना है 1.2, तो 1.2 प्लस 2, वाई का वैल्यू हमारे पास आ गया 8, डी वाई बाई डी टी हमें फाइंड करना है और इक्वल टू मिल गया हमें 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ से, तो कितना मिलेगा हमें 12 इंटू 1.2, 12 इंटू 12 144 और ये हो जाएगा 14.4 प्लस 16 डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो फाइनली डी वाई बाई डी टी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 14.4 बाई 16, और आप इसको 4 से काट सकते हो, तो डी वाई बाई डी टी आपको कितना मिल जाएगा, 4 से 14, 4 से 4 3 जा 12, 2 तो 4 से 6 और 4 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स, तो लिखेंगे माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा चेंज कि y में जब x का वैल्यू, जब लेडर उस वॉल से 6 मीटर दूर था तो y में क्या चेंज आया, किस दर से चेंज आया समय के सापेक्ष, वो मैंने निकाला माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये 14.4 था, ये 13.6 मिला, 3.6 मिला और यहाँ से ये 0.9 मिलेगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इस एग्जांपल्स को सॉल्व करना था, तो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, है ना, वापस इंक्रीजिंग पर हमने अंडरलाइन किया, एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 9 पर, और यहाँ हमें गिवन था वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये जो शब्द हैं वो हमें पकड़ने हैं। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of an edge is 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो उसने इस बार हमें दिया है क्यूब, लेट एक क्यूब हम बना लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से हमने बनाया और उसकी जो एज है उसको हमने मान लिया कि x सेंटीमीटर है ना, उसकी एक जो भुजा है, एक साइड है, उसको हमने x सेंटीमीटर माना। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि जब उसकी एज 10 सेंटीमीटर हो जाएगी तो उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, अगर उसके आयतन में इतना चेंज हमें दे रखा है। तो आयतन में परिवर्तन की दर हमें गिवन है, ठीक है ना, किसी एक घन की। तो उसने पूछा कि आयतन में परिवर्तन दर तो इतनी है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी जब उसकी जो भुजा है या जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो ये तो था क्वेश्चन। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिक्रीजिंग वाले शब्द पर अंडरलाइन किया था, लेकिन उसका मीनिंग हम बताना भूल गए, ठीक है ना। देखो अगर कहीं पर इंक्रीजिंग गिवन है, क्या गिवन है, इंक्रीजिंग, और कहीं पर गिवन है डिक्रीजिंग, तो उसने कहा कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है उस रेट से, यानी कि मैं dv अपॉन, देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब dv लिखूंगा, अपॉन क्या लिखें,
है ना, वॉल्यूम रेडियस के सापेक्ष? नो, उसने क्या कहा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी समय के अनुसार चेंज हो रहा है, तो dv/dt लिखूंगा यहाँ पर, है ना। तो इंक्रीजिंग में dv/dt मुझे पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखूंगा मैं इसको। और डिक्रीजिंग की जब हम बात करें तो उसने पूछा था कि क्या, जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, लेटर रखी हुई थी इस तरीके से वॉल पर, तो उसने पूछा कि y में क्या चेंज आ रहा है, तो y घट रहा था, तो इसलिए dy/dt का वैल्यू जो है वो -0.9 सेंटीमीटर या फिर मीटर पर सेकेंड मिला था हमें, ठीक है ना, क्योंकि वो घट रहा था। कोई चीज़ घटेगी तो नेगेटिव हमें मिलेगा, कोई चीज़ अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमें पॉजिटिव लेना है। अगर यहाँ पर उसने कहा होता कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना, तो अगर उसने कहा होता डिक्रीजिंग, तो dv/dt का वैल्यू में लिखता -9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आ रही है? डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? अगर इंक्रीजिंग या बढ़ रहा है तो हमें पॉजिटिव लेना है, डिक्रीजिंग या घट रहा है तो हमें नेगेटिव लेना है। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। तो ये तो था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फंडा। अच्छा, तो उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक एक शब्द को पकड़ेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब x सेंटीमीटर, बात खत्म, ठीक है ना। उसके बाद में क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब क्या लिख रहे हैं हम? चेंज इन वॉल्यूम यानी dv/dt इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। और हमें अब वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम तो हमें गिवन है कि क्या चेंज हो रहा है समय के अनुसार, लेकिन एक वॉल्यूम में हमें इक्वेशन भी बनानी होगी। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या लिख रहे हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी v इज इक्वल टू x⁻³ वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या लिखना है भाई? dv/dt, तो ये कितना हो जाएगा? 3x² इंटू dx/dt, क्योंकि हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को t के सापेक्ष क्या कर रहे हैं हम? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लिखना है dv/dt। तो dv/dt इक्वल टू हमें क्या मिला? 3x² इंटू dx/dt। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में उसने कहा सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो सरफेस एरिया हमें लिखना है क्यूब का, तो लिख रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और सरफेस एरिया हमें क्या मिल जाएगा क्यूब का, जिसे हम s से लिखेंगे 6x²। तो हमें क्या निकलना है? ds/dt। भाई इसमें भी चेंज किसके सापेक्ष होगा? समय के सापेक्ष, सरफेस एरिया में। तो क्या लिख रहे हैं? ds/dt। इसका मतलब 12x इंटू dx/dt। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसमें से हमें फाइनली फाइंड करना है ds/dt। अगर हमारे पास dx/dt होगा, देखो x का वैल्यू तो उसने हमें दिया है, जब x एज उसकी कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर पे, तब हमें ध्यान फाइंड करना है कि सरफेस एरिया में क्या चेंज आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास dx/dt होगा तो हम ds/dt फाइंड कर लेंगे। अब dx/dt कहाँ से फाइंड करेंगे? इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है ना, क्योंकि इसमें dv/dt हमारे पास गिवन है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ जाएगा भाई? dx/dt इज इक्वल टू, ये सब इधर डिवाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? dv/dt अपॉन 3x²। बात क्लियर हुई? तो dx/dt इज इक्वल टू dv/dt हमारे पास कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर के ऊपर, यानी कि 9 लिख लो, अपॉन 3x²। तो ये कितना मिल गया हमें? 3/x²। तो dx/dt का वैल्यू हमारे पास आ गया 3/x²। तो पुट dx/dt इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमें क्या मिल जाएगा? ds/dt इज इक्वल टू क्या मिल गया? 12 इंटू x इंटू dx/dt का वैल्यू कितना? 3/x²। सो x से x कैंसिल आउट, और हमें ds/dt ये कितना मिल गया? 36/x।
तो डी एस अपॉन डी टी हमें फाइंड करना था एट एक्स इक्वल टू कितना भाई, जब एक्स एज कितना हो जाए उसका 10 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, तो क्या मिल जाएगा 36 अपॉन 10 इक्वल टू 3, ये 36 है, ठीक है ना, 36 अपॉन 10 इक्वल टू 3.6, और यूनिट क्या लग जाएगी जो वॉल्यूम वाले की थी, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ पर तो क्यूब था क्योंकि ये वॉल्यूम था, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर क्योंकि ये क्या है सरफेस एरिया। तो डी एस अपॉन डी टी एट एक्स इक्वल टू 10 पर हमें क्या मिल जाएगा चीज़ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और ये क्या होगा एक पॉजिटिव होगा क्योंकि उसने कहा सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो इसे भी हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। बात क्लियर हुई किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, एक बार फिर समझेंगे। हमसे पूछा गया कि घन के आयतन में परिवर्तन की दर जब इतनी है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी जब उसकी भुजा कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद में हमें इक्वेशंस बनानी है। अब उसमें आयतन में परिवर्तन की दर उसने बोला और पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसने पूछा। तो आयतन में परिवर्तन की दर जो है उसके लिए हमने एक इक्वेशन लिखी, मतलब उसका हमने आयतन लिखा क्यूब का, ठीक है ना। फिर हमें डी वी अपॉन डी टी यहाँ गिवन था, इसको देख के हमारे समझ में आया तो हमने इस वॉल्यूम को टी के सापेक्ष क्या कर दिया डिफ्रेंशिएट कर दिया डी वी अपॉन डी टी लिखने के लिए, ये तो गिवन था, ठीक है ना। तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू हमें ये मिला, इसमें जो वैल्यू हमें गिवन थी वो हमने पुट कर देंगे। बात क्लियर हुई, इसको हमने चेन रूल से डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद में सरफेस एरिया में हमने एक इक्वेशन लिखी, उसको भी हमने समय के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि वो पूछ रहा है कि सरफेस एरिया में क्या चेंज आया। बात क्लियर हुई। देखो जो चेंज वॉल्यूम में आ रहा है समय के सापेक्ष, वही समय के सापेक्ष क्या होगा सरफेस एरिया में भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या लिखा डी एस अपॉन डी टी। फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इस डी एस अपॉन डी टी को फाइंड करने के लिए डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू फाइंड किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास आ गया 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू वापस हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करी और निकाला डी एस अपॉन डी टी एट एक्स इक्वल टू 10, हमारे पास आ गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन में जो वर्ड गिवन है उनको पकड़ना है और उनसे हमें इक्वेशन लिखनी है। बात क्लियर हुई। इक्वेशन लिखने के बाद में अगर हमें कुछ दर गिवन है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ हम यूनिट देख लेंगे कि उसको किसके सापेक्ष चेंज किया, समय के सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष ही इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जिस इक्वेशन को हम यहाँ बना रहे हैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया की, उन इक्वेशंस को हम किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, समय के सापेक्ष, उस यूनिट को देखते हुए। फिर यहाँ से फाइनली जो हमें निकालना था डी एस अपॉन डी टी के क्या चेंज हो रहा है भाई सरफेस एरिया में, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है वो हमें देखना था। तो डी एस अपॉन डी टी निकाला और डी एस अपॉन डी टी का इक्वेशन हमारे पास फाइनली ये बना जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें किसका वैल्यू रखना था डी एक्स अपॉन डी टी का, और डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि हमें पता था कि इसका वैल्यू कितना है और वो हमें गिवन था। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो हर चीज़ एक दूसरे रिलेटेड है, आपको बड़े ही ध्यान से समझते हुए चलना है। तो एक बार कॉपी कर लेंगे इसको, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है।